हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, मैं नीशू। आज हम पढ़ेंगे आरओ के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपका पॉलिटी का होगा आज का सेशन। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री को। आइए देखते हैं। प्री जो है 2021 को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय नागरिकों को प्रदान करती है? तो ये जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है आपका प्रस्तावना प्रदान करती है। किसको? नागरिकों को। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों को जो है जोड़ा गया था। किसमें जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? जी बिल्कुल, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। क्या प्रस्तावना वाद योग्य है? तो प्रस्तावना जो है वाद योग्य नहीं है। इसके उल्लंघन पे आप सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकंड हमारा, किस अनुच्छेद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद जो है राज्य सूची पर कानून बना सकती है? तो आर्टिकल 253 में जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और भी देख लेते हैं कि संसद राज्य सूची के किन किन विषयों पर जो है कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 249 के तहत जो है राष्ट्रीय हित में संसद कानून बना सकती है। किसके पे? तो राज्य सूची के विषय पर। आर्टिकल 250 में भी आपातकाल के दौरान संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है राज्यों के लिए। और आर्टिकल 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका 249, 250, 252 और 253। तो याद कर लीजिएगा चारों ही आर्टिकल को। इन सभी में जो है संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। अगला हम देखेंगे, भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी थे और राष्ट्रपति भी थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो लोकसभा अध्यक्ष भी थे और राष्ट्रपति भी बने। तो चौथी लोकसभा कार्यकाल जो कब से कब तक थी? तो 1967 से लेके 1969 में थी। इसके ये अध्यक्ष रहे हैं। प्लस आपका 1977 में निर्विरोध राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए हैं। कौन हुए हैं? नीलम संजीव रेड्डी। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित हेतु कोरम या गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा या 1/10 हिस्सा जो है आपका गणपूर्ति होनी चाहिए। इसमें जो है पीठासीन अधिकारी भी शामिल होता है। इस गणपूर्ति में या कोरम में कौन शामिल होता है? तो पीठासीन अधिकारी भी इसमें शामिल होता है। अगला हम देखते हैं, 52वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई भाषाएं कौन सी हैं? तो 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली को जोड़ा गया, डोंगरी को जोड़ा गया, प्लस आपका बोडो और संथाली, टोटल 4 भाषाओं को जो है 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 21वें संशोधन 1967 के द्वारा जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जो है किस में जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब टोटल कितनी भाषाएं हो गई? तो टोटल 22 भाषाएं हो गई। मूल संविधान में ये कितना थी? तो 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। पूछा गया है आपका क्वेश्चन कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? टोटल 14 थी। अब कितनी हो गई हैं? तो टोटल 22 हो गई हैं। आगे हम देखेंगे, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है 6 सूत्री प्रस्ताव कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। लुक ईस्ट पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई है? तो पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लाई गई। कब लाई गई थी? तो 1992 में लाई गई थी। अगला है हमारा 2017 का प्री, किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो किसमें जो है अस्पृश्यता की समाप्ति की बात की गई है? तो आर्टिकल 17 में जो है इसकी बात की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 170 के अनुसार किसी राज्य विधानसभा की अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम संख्या आपका 500 होना चाहिए और न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो 60 होना चाहिए। कुछ अपवाद राज्य हैं जिनमें जैसे आपका पुदुचेरी, इसमें 30 विधानसभा सीट है, सिक्किम में आपका 32 है और मिजोरम में जो है 40 सीट है। तो ये अपवाद हैं कुछ। जबकि आर्टिकल 170 के अनुसार कितनी होनी चाहिए? अधिकतम 500 और न्यूनतम कितनी? 60 से कम नहीं होनी चाहिए। अगला हम देखेंगे संस्थाएं और स्थापना वर्ष। तो एक तरफ संस्थाएं और दूसरी तरफ आपका स्थापना वर्ष है। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई या सीबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1963 में
केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में होती है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून की स्थापना आपका 1985 में। प्रवर्तन निदेशालय जिसे हम ईडी भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब होती है? तो 2000 में होता है। अगला है हमारा प्रशासनिक सुधार आयोग 1967, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई जो थे 1966 में इसके अध्यक्ष बने थे। इसके बाद जो है 1967 में के हनुमंतैया बनते हैं और सेकेंड ARC के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो वीरप्पा मोइली जो है इसके सेकेंड ARC के अध्यक्ष होते हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 70वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में किस यूटी को जो है शामिल किया गया है? तो दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किस में शामिल होते? तो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। प्लस कौन कौन से और शामिल होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जबकि 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल कर लिया गया है। अगला है हमारा पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण संबंधित कथन बताइए। तो आर्टिकल 243D जो है महिला आरक्षण से संबंधित है और 243D में कितना आरक्षण दिया गया है? तो 1/3 स्थान को आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया और 73वें संविधान संशोधन द्वारा ही भाग 9 और अनुसूची 11 को जोड़ा गया है। अगला हम देखेंगे 2016 का प्री। आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। ऐसा कौन सा है जो आपातकाल की उद्घोषणा उसके आधार पर नहीं की जा सकती है? तो आंतरिक अशांति के आधार पर जो है आपातकाल की उद्घोषणा नहीं की जा सकती है। आपातकाल का वर्णन किस में है? तो भाग 18 में आपातकाल का वर्णन है और आर्टिकल 352 में जो है आपातकाल की बात की गई है। आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है आपका आपातकाल लगाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया है। तो अब किसका प्रयोग किया गया है? सशस्त्र विद्रोह का। अगला हम देखेंगे संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संघ मंत्री। तो ये आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्री परिषद। जबकि संघ के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है ये पद को धारण करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि जो मंत्री परिषद है वो आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है सामूहिक रूप से, जबकि संघ के मंत्री जो पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति होगा वो किसके प्रति होगा? तो वो जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है या उसके प्रति उत्तरदायी होता है। अगला हम देखेंगे अनुसूचियाँ और दूसरी तरफ हमारे प्रावधान है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? विधायी शक्तियों का वितरण है, जिसमें समवर्ती सूची, संघ सूची और राज सूची की बात की गई है। 8वीं अनुसूची में जो है भाषा की बात की गई है। 9वीं अनुसूची जो है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यीकरण है या भूमि सुधार भी इसे कह सकते हैं। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। अगला तरह है हमारा, एक तरफ भाग है दूसरी तरफ प्रावधान है, इसको हम देखते हैं। तो भाग 9 का संबंध किससे है? पंचायत से संबंधित है। भाग 9 का आपका नगर पालिका से संबंधित है। भाग 9 ख या 9 ख सहकारी समितियों से संबंधित है। भाग 10 आपका अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। भाग 14 का जो है आपका अधिकरण से संबंधित है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को किस संशोधन द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो 58 संविधान संशोधन 1987 के द्वारा जो है ऐसा किया गया है। इसके द्वारा 58 संविधान संशोधन द्वारा जो है भाग 22 को जोड़ा गया प्लस आपका 397 का को भी इसी में शामिल किया गया है इसी के तहत। अगला हम देखेंगे 2016 का प्री एग्जाम है आपका ये। भारत परिषद या इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया, किसके द्वारा जो है समाप्त किया गया, किस एक्ट के द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। अब इसी एक्ट के तहत 1935 के एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया प्लस आपका केंद्र में द्वैध शासन को प्रारंभ कर दिया गया। प्रांत में समाप्त करके किस में लगा दिया गया? केंद्र में लगा दिया गया। और 1937 में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के एक्ट के द्वारा होती है। अगला हम देखेंगे, एक तरफ भाग है दूसरी तरफ आपका प्रावधान है। तो भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से।
नागरिकता का जो है आर्टिकल क्या है, तो 5 से 11 में जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता की बात की गई है। और भाग जो है 8 किससे संबंधित है, तो संघ राज्य क्षेत्र या जिसे हम यूटी कहते हैं उससे संबंधित है। और ये जो है आपका आर्टिकल 339 से लेकर 342 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 9A जो है किससे संबंधित है, तो नगर पालिका से। इसके लिए जो आर्टिकल है 243 त से लेकर 6 तक है। और भाग 15 किससे संबंधित है, तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग का वर्णन जो है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक किया गया है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 4, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। तो कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। कब की गई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो 1774 में की गई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे इसमें, तो एलिजा एम्पे जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 1974 में वारेन हेस्टिंग को जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। तो 1774 में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। किस एक्ट के तहत, तो 1773 के एक्ट के तहत किया जाता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती कहाँ पे की जाती है, तो उच्च न्यायालय में की जाती है, हाई कोर्ट में की जाती है। आर्टिकल 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ पे होगी, हाई कोर्ट में होगी। आर्टिकल 224 के तहत अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीश की बात की गई है। अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा जो है 2 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कितने वर्ष के लिए करता है, तो 2 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से करता है। अगला हम देखेंगे, एक तरफ संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। तो अंतर राज्य परिषद की स्थापना कब हुई, तो 1990 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, एनडीसी की, तो 1952 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई, 1964 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना जो है 1993 में होती है। अगला हम देखेंगे, 7वीं अनुसूची संबंधित है किससे, संघ राज्य समवर्ती सूचियों से संबंधित है। 8वीं अनुसूची आपकी भाषाओं से संबंधित है। 9th अनुसूची जो है आपका या 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों पर विधि का मान्यीकरण है। और 10th अनुसूची आपका दल बदल परिवर्तन से संबंधित है। इसमें ज़्यादा मेनली मिलान ही दिया हुआ है। तो भाग 9 में हम देखेंगे, भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायत से। भाग 9A आपका नगर पालिकाएँ। भाग 9B सहकारी समितियाँ। भाग 10 आपका SC/ST क्षेत्र। और भाग 14A आपका अधिकरण। अभी देख लीजिए आपका कितनी रिपीटिशन हो चुकी है। आप पढ़ेंगे तो आप इसको देख सकते हैं कि इतना सारा रिपीटिशन है और आप इसको जल्दी ही तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप जो है आपका एक व्हाट्सअप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप मैसेज करके PDF को परचेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब 2014 का प्री। समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। ये 5 अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 में जो है समानता का अधिकार की बात की गई है। देखते हैं आर्टिकल 14 जो है आपका विधि के समझ समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 जो है धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है कि इन सभी आधारों पे जो है किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस किस आधार पर, तो धर्म, ये आपका पूछा गया है कि कौन कौन से आधार हो सकते हैं, जैसे धर्म हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, मूल वंश हो गया, जन्म स्थान। इन सभी आधारों पे आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। भाग 16 के तहत क्या गया है, आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है, तो अवसर की समानता की बात की गई है। भाग आर्टिकल 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है। और आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। मूल अधिकार की अवधारणा ली गई है। कहाँ से ली गई है मूल अधिकार की अवधारणा, तो ये आपके USA के संविधान से ली गई है। USA से और क्या क्या लिया गया है आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। कौन सा DPSP सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है, तो मुफ्त कानूनी सलाह जो है ये जो है बाद में जोड़ा गया है। ये किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 39 के तहत आता है।
39 में जो है शोषण से सुरक्षा की बात की गई है और आर्टिकल 43 का जो है आपका उद्योग प्रबंधन में भागीदारी की बात की गई है कि कर्मकारों का जो है उद्योग प्रबंधन में भागीदारी होना चाहिए। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सरकारी आयोग का गठन किस हेतु किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध हेतु जो है सरकारी आयोग का गठन किया गया था, केंद्र राज्य संबंधों के लिए बात करने के लिए। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। कब किया गया सरकारी आयोग का गठन? तो 1983 में। इसकी रिपोर्ट ये जो है अपनी रिपोर्ट कब देते हैं? तो 1988 में ये अपनी रिपोर्ट तैयार करके देते हैं। अध्यक्ष कौन थे इसमें? तो न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया जो थे इसके अध्यक्ष थे सरकारी आयोग के। इसमें सदस्य कौन कौन थे? तो B. शिवरामन और S.R. सेन जो है इसके सदस्य थे। तो इम्पोर्टेंट है इसके सदस्य भी याद रखिएगा, 2 लोग सदस्य हैं इसमें, B. शिवरामन और S.R. सेन। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 11 में जो है केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। अगला हम देखते हैं, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही त्यागपत्र देते हैं तो उस टाइम पे जो है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अगर ये भी नहीं रहे तो जो भारत का वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेगा सुप्रीम कोर्ट में, वो जो है आपकी अध्यक्षता करेगा, राष्ट्रपति बनेगा। न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्लाह जो है ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला हम देखेंगे, भारत में न्यायिक सक्रियता से संबंधित है। न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो जनहित याचिका से जो है आपका न्यायिक सक्रियता संबंधित है। जनहित याचिका को हम क्या कहते हैं? PIL भी कहते हैं। PIL को सबसे पहले इसके जनक कौन है PIL के? तो PN भगवती जो है इसके जनक हैं जनहित याचिका के। न्यायिक अतिक्रमण भी इसी से संबंधित है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT के बारे में क्या सही है? तो हाई कोर्ट AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले में ये कहा गया है कि हाई कोर्ट जो है AFT के फैसले के विरुद्ध जो है रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। अब हम देखेंगे 2013 का प्री संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है भारत था, ये किसने कहा था? तो ये आपके ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी किस बुक में जो है इस बात को कही है? तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस कौन था? भारत था। अगला हम देखेंगे, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो रजनी कोठारी की जो बुक है वो है पॉलिटिक्स इन इंडिया। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति जो है पदेन इसका अध्यक्ष होता है। आर्टिकल जो 63 है इसके अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा वो जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। और आर्टिकल 89(1) में जो है राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 89 और आर्टिकल 64 में दोनों ही बात सेम कही गई है, इसलिए दोनों को याद रखिएगा। अगला हम देखेंगे, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है। कौन सा अधिकार है? मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार। तो ये आपका वैधानिक अधिकार है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार कहलाता है? तो ये आपका वैधानिक अधिकार कहलाता है, न कि संवैधानिक। याद रखिएगा। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में जो संशोधन होता है उसकी पहल कहाँ पे की जाती है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो है यह पहल की जा सकती है। भाग 20 में जो है आपका संविधान संशोधन से संबंधित है। आर्टिकल 368 में जो है वर्णन किया गया संविधान संशोधन का। संविधान संशोधन जो है आपका विशेष बहुमत से होता है, प्लस इसमें एक तरीका और है संविधान संशोधन करने का, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। तो ये दोनों ही तरीके से आपका संविधान में संशोधन किया जाता है। अगला हम देखेंगे 2010 के प्री के क्वेश्चन। किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो ये अधिनियम था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था इस एक्ट के द्वारा, 1935 एक्ट के द्वारा। केंद्र में जो है द्वैध शासन को प्रारंभ किया गया था इसी एक्ट के तहत। केंद्र में जो द्वैध शासन प्रारंभ था उसमें जो है विषय को जो है 2 भागों में बांट दिया गया था। पहला था आपका हस्तांतरित विषय, दूसरा था आरक्षित विषय।
हस्तांतरित विषय जो है निर्वाचित मंत्रियों के पास था और आरक्षित विषय किसके पास था, तो गवर्नर के अधीन था यह। अगला हम देखेंगे, भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया। भारत के लिए जो संविधान सभा का गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो कैबिनेट मिशन ने जो है 1946 में संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से या उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए से ही लिया गया है। मनरेगा कार्यक्रम किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है, तो मनरेगा कार्यक्रम जो है आपका आर्टिकल 43 को लागू करने के लिए लाया गया है। कौन सा एक डीपीएसपी का तत्व नहीं है, कौन सा एक है जो डीपीएसपी से संबंधित नहीं है, तो मद्य निषेध जो है आपका आर्टिकल 47 में मद्य निषेध की बात की गई है। गौ संरक्षण की बात आपका आर्टिकल 48 में की गई है। पर्यावरण संरक्षण की बात आपका 48 क में कहा गया। जबकि 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा किसमें कहा गया, तो आर्टिकल 21A, जो ये किससे संबंधित है, तो मूल अधिकार से संबंधित है, न कि डीपीएसपी से संबंधित है। ये आपका सबसे लास्ट वाला जो है किससे संबंधित है, मूल अधिकार से। बाकी 3 किससे संबंधित है, तो डीपीएसपी से संबंधित है। अगला हम देखेंगे, कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सही नहीं है, तो जुर्माने या अर्थदंड संबंधी जो दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ये सही नहीं था कि जुर्माना या अर्थदंड इससे संबंधित नहीं है धन विधेयक से। तो धन विधेयक के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा की बात की गई है। तो धन विधेयक की परिभाषा किस में है, आर्टिकल 110 में है। कर लगाना, विनियमित करना, परिवर्तन करना, ये भी किस में दिया गया है, तो आर्टिकल 110 में। भारत सरकार द्वारा ऋण लेना भी किस में है, आपका धन विधेयक में है। संचित निधि से धन निकालना और डालना किसके तहत आता है, तो धन विधेयक के तहत ही आता है। भारत का उपराष्ट्रपति, इसके बारे में देखेंगे, तो सेकंड उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। और फर्स्ट कौन होता है, तो फर्स्ट आपका राष्ट्रपति होता है। तो भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। पद संबंधी कोई औपचारिक दायित्व नहीं होता है इसके पास। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में यह कार्य करता है। तो राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है तो उसकी जगह पे कौन कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति। अगला हम देखेंगे, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। तो संसद के अधिकारियों में कौन कौन सम्मिलित है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा महासचिव, लोकसभा उपाध्यक्ष प्लस आपका राज्यसभा सभापति, ये सभी जो है संसद के अधिकारियों में आते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, गणतंत्री अवधारणा में क्या क्या कहा गया है, देखते हैं। गणतंत्री अवधारणा क्या है, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च होती है वो आपका गणतंत्र संबंधित होती है। सर्वोच्च शक्ति किसमें निर्वाचित हो, प्रधान में हो। ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो वो हमारी कैसी हो जाएगी, गणतंत्री अवधारणा से संबंधित हो जाएगी। शक्ति का पृथक्करण भी इसमें मौजूद होना चाहिए। तो गणतंत्री अवधारणा में क्या क्या होना चाहिए, जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति जो है किसमें निहित हो, तो प्रधान में निहित हो, और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का शासन चल रहा हो, शक्तियों का पृथक्करण मौजूद हो। अगला हम देखते हैं, संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया है। तो कब पारित किया गया, 1976 में। अगला है हमारा 73 अमेंडमेंट में सम्मिलित है। 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या सम्मिलित है, तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, तीनों को हम क्या कहते हैं, पंचायत। तो याद रखिएगा, तीनों ही पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। ग्राम लेवल पे इसको बांटा गया है, प्लस आपका ब्लॉक लेवल पे और जिला लेवल पे इसको बांटा गया है पंचायती राज को। 73वें संविधान संशोधन में के द्वारा जो है आपका भाग 9 जोड़ा गया, प्लस अनुसूची 11 को जोड़ा गया है। आगे हम देखते हैं 2010 का स्पेशल एग्जाम या री एग्जाम, कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ये आर्टिकल 24 जो है किसके नियोजन का प्रतिषेध करता है, तो बालकों के कारखानों में नियोजन के लिए प्रतिषेध करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किससे संबंधित है, कौन कौन से आर्टिकल से, तो आर्टिकल जो है 23-24 किससे संबंधित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो आर्टिकल 32 को जो है B.R. अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है किसका, संविधान का।
आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगला हम देखेंगे सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। तो सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है आपका? विधिक या कानूनी अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लाया गया। 12 अक्टूबर 2005 से यह लागू हो गया सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कब हुआ? 2005 में। यह लागू कब से होता है? तो 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो जाता है। किसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो महान्यायवादी को जो है भारत का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। महान्यायवादी का जो आर्टिकल है 76 में महान्यायवादी की बात की गई है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये जो है महान्यायवादी पद धारण करता है। अगला है 5 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को जो है संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। भाग 14 में जो है संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है। आर्टिकल 315 से लेकर 323 में संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का कहा गया है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो या उसके पास योग्यता हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं और दोनों ही आप तैयार कर लीजिएगा। आगे हम देखेंगे राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में। राज्य के मुख्यमंत्री या सीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। सीएम जो है मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। मतलब मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद के जितने भी बैठक होते हैं उसकी अध्यक्षता करता है। सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अगला है हमारा कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य संबंधित है? तो ये आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, ये चारों ही राज्य, ये आपका यूटी है, राज्य नहीं है, 3 राज्य प्लस आपका एक यूटी कावेरी नदी जल बंटवारे से संबंधित है। कावेरी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और इसे क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा भी कावेरी नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में 1861 के भारतीय हाईकोर्ट अधिनियम के अंतर्गत 1862 में की गई थी। तो अधिनियम कौन सा था? 1861 का था। स्थापना कब हुई थी? तो 1862 में की गई थी। तो ये था आपका पॉलिटी के प्री क्वेश्चन। प्री के सारे ही सेक्शन 2021 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।